हम क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम पीछे से टिश्यूज के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। और ये किस क्लास का चैप्टर है, ये क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने टिश्यूज में क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा टिश्यूज होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़े, है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि टिश्यूज को हम पहले किस में डिवाइड करेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। तो प्लांट टिश्यू के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। और अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। और एनिमल टिश्यूज को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और वो कौन कौन से पार्ट है, तो फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर और लास्ट में नर्वस टिश्यू। तो ये हमने समझा था कि एनिमल टिश्यू को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यूज के इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था कि एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो उसको हम अब इस क्लास में रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वो क्लासेस देखनी है या आपने मिस कर दी है, तो आप क्या करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना, ठीक। तो आज की क्लास में हम क्या समझेंगे, आज की क्लास में हम समझेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स, कि एपिथेलियल टिश्यूज को हमने फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड किया। तो कितने में डिवाइड किया, सबसे पहले क्या है, स्क्वामस, देन क्यूबॉइडल, फिर कॉलमनर और लास्ट में स्ट्रेटिफाइड, ठीक। तो ये जो 4 टाइप्स हैं, जो मेजर 4 टाइप्स हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में समझेंगे। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते क्या है, तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनकी सेल कैसी होती है। सबसे पहले उनको, आपको तो ये पता है ना कि टिश्यूज जो होते हैं बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू भी बहुत सारी सेल से मिलकर बना होगा। अब ये जो सेल्स हैं ये कैसे आपस में जुड़ी रहती हैं, इनका शेप क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, ये सारी चीजें हम समझेंगे, क्लियर। तो अब स्क्वामस टिश्यू जो है, वो जो उसकी सेल है वो कैसी होगी, वो उसकी सेल जो होगी वो एकदम फ्लैटेंड होगी, मतलब चपटी होगी, जैसे ऊपर से किसी ने दबा दिया उसको, ठीक। अब ये जो सेल हैं इनका शेप कैसा होता है, इनका शेप जो होता है वो पॉलीगोनल होता है। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये किसका है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। अब इसमें क्या है, सेल्स के जो आउटर कॉर्नर है वो कैसे हैं, इर्रेगुलर से हैं, इर्रेगुलर दिख रहे हैं ना, इर्रेगुलर है। और इनका शेप जब हम ऊपर से देखेंगे तो इनका शेप कैसा होगा, पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मतलब ऐसा सा शेप दिखेगा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। और इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ये तो आपने सबने पढ़ा है कि सेल में न्यूक्लियस होता है। सेल का जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, जब सेल के बारे में पढ़ा, तो आपको सेल के बारे में पता होगा कि उसके अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी है। तो इसके बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये तो हो गया इसका शेप। अब ये जो सेल्स होती है वो बहुत पास पास, एक दूसरे से एकदम पास पास जुड़ी होती है, मतलब क्लोजली पैक्ड होती है। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, क्लियर। और ये जो सेल्स होती हैं वो कहाँ पे रेस्ट करती हैं, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये जो ब्लू कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या कहते हैं इसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, BM। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो सेल्स होती हैं वो रेस्ट करती हैं। तो मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया ही था कि जो भी एपिथेलियल टिश्यूज होंगे उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या काम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम है कि उस एपिथेलियल टिश्यूज को वो और टिश्यूज से सेपरेट रखते हैं, मतलब उसको अलग रखते हैं, क्लियर। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल होंगी वो कैसी होंगी, वो फ्लैटेंड होंगी, चपटी होंगी, और वो कैसी होंगी, उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। और क्या होगा, उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ पर होगा, वो सेंटर में होगा, ठीक, ओवल होगा और फ्लैटेंड होगा। और कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। और इनके बीच में जैसे मैंने बताया कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। और ये सारी सेल्स कहाँ पे रेस्ट करेंगी, ये सारी सेल्स जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करेंगी। तो ये तो हो गया कुछ इसके शेप के बारे में। अब ये पाई कहाँ जाती है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं, तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, मतलब माउथ की इनर लाइनिंग में। और ये पाए जाएंगे स्किन में, है ना। और ब्लड वेसल्स की भी इनर लाइनिंग में स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, ये यहाँ पर क्यों पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो ये ब्लड वेसल है, ठीक है,
ये ब्लड वेसल है और इसकी इनर लाइनिंग में, ये इनर लाइनिंग है इसकी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। कौन से? स्क्वामस। कौन से पाए जाएंगे? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे इसकी इनर लाइनिंग में। ये क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं, अब ब्लड वेसल्स में क्या होता है, जब भी आप गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, हमारी ब्लड वेसल में क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल में जब हम जो भी गैसेस इनहेल करते हैं, कौन सी गैसेस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी? वो ब्लड वेसल के अंदर जाएगी, तभी तो ब्लड उसको सर्कुलेट करेगा। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें कि कैपिलरीज के बारे में आपने पढ़ा है ना, तो ये जो कैपिलरीज हैं इसके इनर लाइनिंग में क्या होगा? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होगा। और इसका फंक्शन क्या होगा? ये आराम से गैसेस को अपने अंदर आने देगा। मतलब जो कैपिलरीज की सेल्स है उस पर आराम से ये क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन जो है वो आ जाएगी अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी। तो इसलिए जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनकी जो सेल्स होती है वो बहुत ही थिन होती हैं। बहुत थिन होंगी तो इजीली जो गैसेस है वो अंदर आ जाएंगी और बाहर भी जाएंगी। तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इसलिए ये जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है इनका काम क्या है? इनका काम है डिफ्यूजन में हेल्प करना, ऑक्सीजन को अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैपिलरी से बाहर लाना, बाहर भेजना। ठीक, तो ये कहाँ पाई जाएंगी? ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं उनकी जो सेल्स हैं वो पाई जाएंगी। इसके अलावा जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इनके भी इनर लाइनिंग में होंगी। तो ये तो हो गई इसके लोकेशन की बात कि ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम इसके फंक्शन के बारे में भी समझ लें। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन में हेल्प करता है ना, कि ऑक्सीजन को अंदर आने देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और इसके अलावा जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है वो एक लाइनिंग बनाती है जो कि सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर आने देती है, सारे सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देती है। तो एक तरह से ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज की लेयर। ठीक, और क्या काम करती है? और ये फिल्टरेशन का भी काम करती है, उसमें भी हेल्प करती है। तो ये सारी बातें हो गई स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो अब हम एक बार और स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा कि जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप है और जो इसकी सेल्स होती है वो फ्लैटेंड होती है। यहाँ पर एक बात और है कि जो इसकी सेल्स होती है वो कैसे अरेंज होती है, क्योंकि वो इतनी प्रेस्ड होती है, मतलब उनको जैसे लगता है कि ऊपर से दबा दिया गया है, तो वो कैसी लगती है? वो एक टाइल्स की तरह लगती है। जैसे जमीन है उस पर आपने टाइल बिछा दी, तो वैसे ही स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स लगती हैं। ठीक, और क्या हमने समझा कि ये जो सेल्स है वो एक दूसरे के बहुत पास होती है, इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो बॉडी को हार्म होगा, नुकसान होगा। क्लियर? और ये जो सेल्स हैं वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती है, मतलब उसके नीचे, सेल्स के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। और हमने क्या समझा? और हमने समझा कि जो न्यूक्लियस होता है इन सेल्स का वो राउंड ओवल होता है और वो सेंटर में होता है। ठीक है, उसका न्यूक्लियस कैसा होगा? ओवल होगा और सेंटर में होगा, और उसको जब ऊपर से हम देखेंगे तो वो भी फ्लैटेंड दिखेगा। और इनका शेप कैसा होता है? पॉलीगोनल। ठीक, और हमने क्या समझा? और हमने समझा कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में पाई जाती है, स्किन में पाई, और ब्लड वेसल्स की भी इनर लाइनिंग में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन है गैसेस को डिफ्यूजन में हेल्प करना। इनके थ्रू गैसेस आराम से, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आराम से सेल के अंदर बाहर आ जा सकती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। और इसका हमने फंक्शन पढ़ा, जैसे कि पहले पढ़ा कि फंक्शन में क्या होता है। फंक्शन में ये गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं, फिल्टरेशन में हेल्प करती हैं, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करती हैं। तो ये हो गया स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब हम किस पे आ गए? अब हम आ गए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पे।
तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है, जैसा आपको नाम से पता है कि इनकी सेल्स कैसी होंगी, तो इनकी सेल्स जो होंगी वो क्यूब लाइक उनका स्ट्रक्चर होगा। तो इनकी सेल कैसी होगी, इनकी सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्यूब लाइक होगा। क्यूब मतलब जैसा आपको पता ही है क्यूब क्या है, जिसकी हाइट भी सेम हो, विड्थ भी सेम हो, डेप्थ भी सेम, उसे हम क्यूब कहते हैं। 3 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यूब है। तो ये जो होगी वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। अब जो इसकी सेल्स भी होंगी वो कहाँ पे रेस्ट करेंगी, जैसे हमें पहले पता था कि जो सारी एपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल्स होती है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती हैं। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज की सेल भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करेगी, ठीक है। और इनके सेंटर में भी क्या होगा, न्यूक्लियस होगा जो कि ओवल होगा। क्लियर। तो ये बात भी हमको समझ में आ गई कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होगा उसकी जो सेल्स है वो क्यूब लाइक होंगी, उनके सेंटर में न्यूक्लियस होगा और वो मेम्ब्रेन पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे आपको पता है कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये सेल्स हैं उसकी, ये इसकी सेल्स हैं और इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, स्मूथ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। अब कुछ क्यूबॉइडल जो सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं उसको, माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन्हें हम कहेंगे माइक्रोविलाई। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ये ऊपर जाके पुश कर देता है वॉल को और यहाँ पर ऐसे से प्रोजेक्शन हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। तो ये तो स्मूथ क्या हो गए, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज की सेल हो गई, और ये क्या हो गई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थोड़ी सी रफ हो गई। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्यूबॉइडल जो एपिथेलियल टिश्यूज की सेल होती हैं वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो जिस सेल का सरफेस ऐसा होगा, मतलब इसमें क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया इसका, तो जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का। अब ये पाई कहाँ जाती है, ये किडनी के नेफ्रॉन में पाई जाती है। नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उसमें भी ये पाई जाती है। कौन सी, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ पाई जाएंगी, और ये पाई जाएंगी सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ग्लैंड्स पे भी ये पाई जाती है, क्योंकि इनका काम सिक्रीशन का भी होता है। किसका, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का। मान लो ये ग्लैंड है हमारी, है ना, ऐसी सी ग्लैंड है, ठीक। और इसके जो यहाँ पर ये जो एरिया है, इनर लाइनिंग है, यहाँ पे क्या होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, सिक्रीशन का भी काम करेंगी, यहाँ पे सिक्रीट होगा, ये डक्ट है और यहाँ से ये बाहर सिक्रीशन जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये डक्ट है और ये ग्लैंड है, उसके इनर लाइनिंग में क्या आ रही है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये थायराइड ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड में, सेक्रेटरी ग्लैंड में, और कहाँ पे होगा, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में होगी। और किडनी के जो नेफ्रॉन है, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो उसके अंदर भी, उसके ट्यूब्यूल्स के अंदर भी क्या मिलेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। तो ये इसके लोकेशन हो गई कि ये कहाँ पाई जाएंगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। अब इनका फंक्शन क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। सिक्रीशन भी करेगी और एब्जॉर्प्शन भी करेगी। क्लियर। तो ये हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद किस पे आ गए हम, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसा इसका नाम है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, इसका मतलब इसकी सेल्स कैसी होंगी, इसकी सेल्स जैसे इसमें दिख रहा है पिलर लाइक होती है, मतलब लंबी लंबी होती है, ऐसी लंबी लंबी सी होगी। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ऐसी ऐसी लंबी लंबी सी होगी। ये हो गई कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और इसमें ये जो न्यूक्लियस होगा ये बेस पे होता है। कहाँ पे होगा, बेस पे, क्योंकि ये लंबी हो जाती है और ये यहाँ पे आ जाता है, बेस पे हो जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हो गई कॉलमनर टिश्यू की जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर, कि ये कैसी होंगी। ठीक। अब इसकी लोकेशन क्या होगी, कॉलमनर टिश्यूज की जो लोकेशन है वो कहाँ पे होगी। तो कॉलमनर टिश्यू जो है वो हमारे कहाँ पे होगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में।
रेस्पिरेटरी ट्रैक आपको पता है ना क्या होता है, ऐसा रेस्पिरेटरी, ये जो माउथ से ऐसे ऐसे रेस्पिरेटरी ट्रैक ये ट्यूब जैसे जुड़ा होता है और फिर यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है और फिर ये लंग्स में चला जाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो इसमें हमारा क्या मिलेगा, इसमें होगी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, और इसके अलावा ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी इनर लाइनिंग को कौन बनाता है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, तो कहाँ कहाँ पाई गई, ये पाई गई रेस्पिरेटरी ट्रैक में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है मतलब माउथ से जो सारा स्टार्ट होके एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल जाती है उसकी इनर लाइनिंग को भी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बनाती है, इनर लाइनिंग को, है ना। और कहाँ पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा किडनी के टिब्यूल्स में, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, जब आप आगे जाओगे बड़ी क्लासेस में तो आप इसके स्ट्रक्चर को समझोगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। तो उसकी जो टिब्यूल्स होती हैं उसके अंदर भी क्या मिलेगा, उसके अंदर भी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। और इसका फंक्शन हम समझेंगे कि इसका काम क्या है। तो कॉलमनर टिश्यू का काम होता है एब्जॉर्प्शन का, सिक्रीशन का, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है सेल्स को। ये जो सिस्टम है, जो ऑर्गन है, उनको ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो कॉलमनर टिश्यू का फंक्शन क्या हो गया, कॉलमनर टिश्यू का फंक्शन हो गया कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब लास्ट में क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कुछ नहीं है, ये क्या होता है, जिस जगह पे एपिथेलियल टिश्यू के, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज की बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं तो उस जगह को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि हमारी स्किन में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू की बहुत सारी लेयर बन जाती हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर बन जाती है एक के नीचे एक के नीचे एक, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। बस यहाँ पर ये सिर्फ यही है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कि ये लेयर्स होती है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की, और ये कहाँ पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है। क्यों, इसलिए पाई जाती है कि स्किन में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जैसे मैंने बताया फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कि बैक्टीरिया है, कोई डस्ट है, कोई और वाटर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि बॉडी के अंदर जाने पे बॉडी को नुकसान पहुंचाए, तो वो चीज़ बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो वो रोकने के लिए, तो उसको रोकने के लिए ही ये जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज की जो लेयर्स होती है वो बहुत सारी होती है स्किन में, जिससे कि कोई भी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल अंदर ना जाए। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में समझा ना कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। कभी कभी क्या होता है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है या कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है जैसे ये, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। ये क्यूबॉइडल है और इसी तरीके से कॉलमनर है, इसमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सीलिया। ठीक, ये जो सीलिया होता है इसकी वजह से इसे हम कहेंगे सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू या सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और इस सीलिया का फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी कोई सब्सटेंस है उसको आगे मूव कराने में हेल्प करता है, इसका ये फंक्शन है। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, सीलिएटेड टिश्यू है ये क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो ये क्या करेंगे कि जब भी कोई डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, म्यूकस, रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस होता है ना, तो उस म्यूकस से वो स्टिक होके, वो डस्ट पार्टिकल स्टिक होके क्या करेगा, जो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो उसको बॉडी के बाहर निकाल देंगे। उस सीलिया के थ्रू उस फॉरेन मटेरियल को, उस फॉरेन पार्टिकल को म्यूकस उससे स्टिक हो जाएगा और उसको वो बाहर निकाल देंगे। सीलिया का काम यही होता है कि वो म्यूकस को आगे बढ़ा देता है और जिससे कि ये जो म्यूकस है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी होता है उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। और जैसे कि जो हमारी ओवरी में है ना, ओवरी होती है, ओवरी में क्या बनता है, ओवा बनता है, और ये ओवा कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब में ओवा जाता है और उसमें जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है,
वो इसी तरह से होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसके इनर लाइनिंग में क्या होता है, ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है। और ये जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है वो ओवा के मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब ओवा को आगे बढ़ाता है। ठीक, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को आगे बढ़ाता है ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, वैसे ही फैलोपियन ट्यूब में ओवा को भी आगे बढ़ाता है। इसी तरीके से कुछ जो कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में, मतलब वो ग्लैंड बना लेते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तो ग्लैंड में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। और ग्लैंड्स का क्या काम होता है, सिक्रीशन का, तो ये सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये तो कुछ टाइप्स थे किसके, एपिथेलियल टिश्यू के। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई क्वेश्चंस है, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लो। और आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है, जिससे और भी बच्चे इस चैनल को देख सकें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।